हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम अर्शी है और मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। पॉलिटी में आज हम भाग 5 देखेंगे। भाग 5 में क्या है? संघ है। तो संघ में क्या है? अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को, ठीक है, कार्यपालिका में क्या क्या है? तो कार्यपालिका में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहले हम देखेंगे क्या? पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति देखेंगे। जो उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। कितनी पदावधि बोली गई है राष्ट्रपति के लिए, शपथ के लिए कौन सा अनुच्छेद है और किस किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, उन सभी को लेके यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 5 है संघ की। ठीक है, क्या है? संघ कार्यपालिका है। कार्यपालिका में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अध्याय 1 में अब देखते हैं अनुच्छेद 52। तो बच्चे, अनुच्छेद 52 क्या है कि अनुच्छेद जो 52 है भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो जो बात करता है ये करता है कि भारत का अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। लेकिन अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? अनुच्छेद 53 की बात करें तो ये संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसके बारे में बात करता है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? तो वो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, वो किस में निहित होगी? तो वो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। और वह इसका प्रयोग कब कर सकता है? जैसे संविधान के अनुसार अगर बात करें तो या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, जो संविधान में जो प्रयोग दिया गया है उसके अनुसार ही राष्ट्रपति क्या होगा, इसका मतलब प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो और अब देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसके बारे में बोलता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, जो निर्वाचन गण सदस्य होंगे उनमें कौन कौन भाग ले सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है उसमें कौन कौन भाग ले सकता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो निर्वाचन में कौन कौन ले सकता है? तो आपको पता होगा कि जो संसद है, संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो दोनों सदनों के सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है? भाग ले सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन में क्या है? भाग ले सकते हैं। लेकिन बात करें जो ऐसे तो राष्ट्रपति, अगर आप सोचोगे जो मनोनीत करते हैं जिनको, क्या वो भी भाग ले सकते हैं? लेकिन जो राष्ट्रपति जो 12 सदस्य जो होते हैं, जो मनोनीत करते हैं, उन्हें क्या है, वो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है? भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, जो राज्यों के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और अगर बात करें हम जो कि जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के जो क्षेत्र हैं वो भी क्या है? वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? भाग लेते हैं इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है? भाग लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, अब देखते हैं, ये बात आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाता है कि राष्ट्रपति के, आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं क्या? निर्वाचित सदस्य तो लेते हैं कि वो भी, तो याद रखना वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वो भाग क्या है? नहीं लेते हैं।
अब देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो क्या होगा। जैसे अब मैं आपको बता चुकी, संसद के जो प्रत्येक सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो भाग लेते ही हैं, लेकिन और इनका जो इनका जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो होता है निर्वाचन जो होता है, ठीक है, जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। ठीक है, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व जो पद्धति है उसके अनुसार होता है, एकल संकरणीय मत के द्वारा। ठीक है, एकल संकरणीय मत के द्वारा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके ऊपर क्या है कि जो राष्ट्रपति का जब हम पूरा लेके आएंगे, इस अलग से राष्ट्रपति के लिए लेके आएंगे, एकल प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संकरणीय मत क्या होते हैं, तो इनके बारे में अलग से हम आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार और एकल संकरणीय मत के अनुसार होता है, और जो ऐसे निर्वाचन होते हैं वो मतदान जो होता है वो गुप्त होता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्या होता है, ऐसे जो होते हैं वो क्या होता है, गुप्त होता है। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पे। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 क्या बोलता है, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी वो कब तक की होगी, तो राष्ट्रपति जो अपना पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपने पद ग्रहण से आपको पता होगा 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण कर सकते हैं। वो अपना पद क्या है, धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति मतलब अपना पद त्याग दे सकते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है वो अपना पद त्याग किसे देते हैं, ठीक है, त्याग अपना जो राष्ट्रपति किसको अपना पद त्याग दे सकते हैं, तो आप ये बताओगे तो क्या है कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, ये क्या है, उपराष्ट्रपति को अपना क्या है, पद त्याग दे सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या है, अपना पद त्याग दे सकते हैं। और किस आधार पर भारत के जो राष्ट्रपति वो हट सकते हैं, तो और जैसे संविधान के बारे में अतिक्रमण जैसी कोई प्रक्रिया होगी है, तो अनुच्छेद क्या है, 61 महाभियोग। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत भी क्या है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है कि अपने पद की अवधि के, लेकिन और तीसरी क्या बात है, तीसरी बात है बेटा कि और कैसे राष्ट्रपति को, दो तो मैंने आपको बता दिया है कि उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग दे सकते हैं, एक ये तरीका होता है। एक होता है महाभियोग का, कि महाभियोग के द्वारा भी क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तीसरा होता है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि अगर समाप्त कर चुका है, ठीक है, तो क्या है कि अगर उन्होंने अपने पद की जो है समाप्ति होगी, उनके पद की हो जाने पर क्या है कि तब तक उनका पद भी धारण करते रहेंगे वो, जब तक कि उसके लिए क्या है कि कोई उत्तराधिकारी। ये तो हो गई है ये बात। लेकिन अगर बात करें कि क्या मतलब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति मतलब अपना पद त्याग दे सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला है, तो क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे? हाँ, वो तब तक क्या है कि अपने पद पर क्या है वो बने रहेंगे जब तक उसके लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक वो अपना पद ग्रहण, ठीक है, उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, जब तक वो क्या है अपने पद पर बने रहेंगे। उनका पद समाप्त हो गया है, लेकिन पद समाप्त होने के बाद भी क्या है कि वो अपना पद जब तक धारण करके रहेंगे जब तक कि उसके लिए कोई नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, बिल्कुल ये बात है सीधी सीधी। अब देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कैसे हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या है कि मतलब फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में क्या है कि पद धारण करता है या फिर कर चुका है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जैसे कि, तो वो अपना पद क्या है, अपना पद धारण कर चुका है, लेकिन अपना पद धारण करता है या फिर कर चुका है, तो इस संविधान के अन्य जो उपबंध हैं, ठीक है, जो उपबंध बनाए गए हैं उनके अधीन रहते हुए अगर बात करें तो उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो फिर से क्या है
क्या मतलब पात्र होगा। क्या है अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 58। तो राष्ट्रपति के लिए क्या है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं बनाई गई हैं, ठीक है, जो अहर्ताएं बनाई गई हैं, तो वो क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि कोई तो कोई योग्यता, अब देखो राष्ट्रपति के लिए योग्यता तो होनी चाहिए ना। क्या अर्थ है, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, आपके संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए कोई योग्यताएं दी गई हैं, कुछ योग्यताएं हैं, अगर वो इन योग्यताओं में खरा उतरता है तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी बात बोली गई हैं, तो जैसे कि बात बोली गई है मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। एक है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो भारत का क्या है, नागरिक होना चाहिए। तो ये बात आप याद रखना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप समझोगे, अगर आपको एक और सवाल होगा कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र बच्चे होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, उसकी उम्र पूरी कर चुका हो। और क्या है, और अगर पूछा जाए तो और ये है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं हैं वो उसमें होनी चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा है हमारी, उसके लिए जो अहर्ताएं हैं वो उसके अंदर क्या है, निर्वाचित होने के लिए क्या है, होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अगर लाभ का पद धारण करता है, क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है। मानो कि अगर किसी ने लाभ का पद धारण कर सकता है, लाभ का पद मतलब वैसे तो कोई संविधान में डिफाइन नहीं है कि लाभ का पद मतलब कौन से, मतलब कैसे लाभ का पद है, लेकिन बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन हो या किसी राज्य सरकार के अधीन हो, ठीक है, और वो सरकारों में मतलब उस सरकारी किसी भी उसमें काम कर रहा है, तो किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो क्या होगा कि क्या वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र हो सकता है, तो वो पात्र नहीं होगा अगर उसने कोई भी लाभ का पद धारण करता है। लाभ अगर वो, उससे पहले आपको क्या करना होगा, आप लाभ के पद को मतलब छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद में हो सकता है, लेकिन उसके बाद में मतलब उससे पहले आप इन सब लाभ का पद धारण कर रखा है तो आपको मतलब फिर आप राष्ट्रपति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई है अनुच्छेद कितना 58 में योग्यताओं को लेकर। अब देखते हैं अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए पद की शर्त क्या है। तो अगर राष्ट्रपति के जो है उसकी पद की शर्त की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं, शर्त दी गई हैं, वो शर्त ये है, जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है बेटे, जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति क्या है, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे यही पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं वो ही वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, ताकि क्योंकि हम क्या होता है कि हमें पता है कि राज्यसभा लोकसभा इन सब चीज़ों में जैसे कि जो भी कोई चुन के आ रहा है उन्हीं के अंदर से आ रहा है, तो क्या राष्ट्रपति भी ऐसे ही चुन के आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये वाली शर्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद किसी सदन का या किसी राज्य, ठीक है, किसी राज्य विधानमंडल, ठीक है, किसी राज्य या विधान के रूप में अगर देखा जाए कि अगर कोई राज्य विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, या तो फिर संसद के किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का, या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य है, तो उसे क्या करना होगा कि जब वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो चुका है, ठीक है, तो ये उससे पहले उसे ये होना होगा कि वो अपना पद ग्रहण करने से पहले, जब वो अपना राष्ट्रपति की शपथ लेगा उससे पहले उसे वो पद क्या है, रिक्त करना पड़ेगा उस तारीख से। ठीक है, तो उसके लिए ये शर्तें रखी गई हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 60। बात करें अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान,
ठीक है। प्रतिगान, शपथ या प्रतिगान की बात करें तो प्रत्येक राष्ट्रपति जो होगा और प्रत्येक व्यक्ति, आपको पता होगा, अभी आपको पता है कि न्यू अभी हमारे राष्ट्रपति जी बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो उनको आपने देखा होगा जब उन्होंने शपथ ली थी तो किसने दिलवाई थी उन्हें शपथ, किसने दिलवाई थी? जो हमारे सीजीआई होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलवाई थी। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। शपथ में वो ईश्वर की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा का प्रतिगान करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अगर आपसे अनुच्छेद में पूछा जाए कि राष्ट्रपति के शपथ के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 60 याद रखना। अनुच्छेद 60 में क्या है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या फिर उसके अपने कर्तव्य, जो उसके कर्तव्य उसका निर्वहन कर रहा है, तो क्या करेगा, अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या है, जो हमारा संविधान बोलता है कि उसे क्या लेनी पड़ेगी, उसे लेनी पड़ेगी शपथ, ठीक है, शपथ लेनी पड़ेगी मुख्य न्यायाधीश के सामने, जो कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं तो फिर कौन दिलवाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के जो उपलब्ध, जो ज्येष्ठतम, बिल्कुल जो उच्च अधिकारी, उच्च श्रेष्ठ जो हम मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर उनके समक्ष भी क्या है कि राष्ट्रपति क्या है, अपनी शपथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये शपथ के बारे में हो गया। अगर बात करें हम अनुच्छेद 61 की, तो राष्ट्रपति या महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो चलाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। तो जब संविधान का अतिक्रमण, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ राष्ट्रपति के लिए कि अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा या कौन लगाएगा, मतलब कैसे होगा, एकदम से ऐसे, मतलब दोनों सदनों की अनुमति होगी या फिर कैसे होगा, मतलब अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कैसे होगा, दोनों सदनों में से कोई भी ये जो आरोप है ये लगा सकता है। तो याद रखना आपको कि जो सदन है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। जो हमारा जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जो उसमें जो सदन में कुल सदस्य संख्या, याद रखना, जो कुल सदस्य संख्या होती है, एक मिनट में आपको यहाँ पे समझाती हूँ, जो कुल सदस्य संख्या होती है, ठीक है, जो कुल सदस्य संख्या होती है, कम से कम 1/4, ठीक है, कितना, 1/4 जो होंगे सदस्य होंगे, उनके हस्ताक्षर करके ही उस संकल्प को क्या है, प्रस्तावित करने का आप उसे प्रकट कर सकते हो। कम से कम कितना, 1/4 सदस्य, जो कुल सदस्य संख्याओं का 1/4 सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके हस्ताक्षर क्या होते हैं, जरूरी होते हैं कि ये महाभियोग की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। और क्या है, उससे पहले क्या है कि आपको राष्ट्रपति क्या है, आपको ऐसी सूचना देनी होगी, अगर ऐसा कोई आरोप आप तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की जो प्रस्तावना या फिर संकल्प लिया है, कम से कम कितना, 14 दिन की, ठीक है, कितना, 14 दिन की आपको क्या होगा, ऐसी लिखित सूचना देनी होगी महाभियोग के लिए, ठीक है। जो लिखित आप सूचना दोगे, देने के पश्चात ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम कितना, 1/4 हिस्सा, ठीक है, उनके सदस्यों के हस्ताक्षर होना क्या है, जरूरी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 में। तो अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक जो अचानक से कोई रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए ये सब होगा, तो वो कैसे होगा, जो बातें बोली गई, तो अनुच्छेद हमने 56 तो पढ़ा ही था, ठीक है, तो 56 में भी ये सब बातें बोली गई थी। तो क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या तो राष्ट्रपति की क्या है, मृत्यु हो गई है, ठीक है, या तो उसने पद त्याग दे दिया है, या पद से हटाए जाने पर क्या है कि उसके पद की जो रिक्ति भरने के लिए क्या है, निर्वाचन जो होगा, ठीक है, निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के जिस दिन उनका क्या होगा कि मतलब उसमें जो निर्वाचन होगा, ठीक है, जो निर्वाचन की जो तारीख होगी, ठीक है, उसके पश्चात क्या है कि जो प्रत्येक दशा में कितना, 6 माह, ठीक है,
छः माह बीतने से पहले ये सब क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, शुरू की जाएगी। ठीक है, उसके पद के ग्रहण की जो तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद ग्रहण करने का क्या होगा, हकदार होगा। जो भी मतलब उस टाइम पे जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, तो वो सब क्या है कि जो अनुच्छेद 56 में बोला गया उन सभी उपबंधों को अधीन रहते हुए ये सब चीज़ें क्या है, बोली गई हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। अब हम मिलेंगे आपको दूसरी क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उपराष्ट्रपति 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब में ये क्या है कि आपको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।